हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है निपुण अग्रवाल, मसल इंडिया डॉग्स फिटनेस से। झूठे हैं या सच्चे हैं सपने, आखिर सपने हैं। सारे तारे तुम ही रख लो, सारे जुगनू तो मेरे हैं। झूठे हैं या सच्चे हैं सपने, आखिर सपने हैं। सारे तारे तुम ही रख लो, सारे जुगनू तो मेरे हैं। रोके रुके ना दिल जले, पगला गए हैं हौसले। जिद्दी है धड़कने, अब बिगड़े या बने। So first of all, thank you so much for giving your valuable time and letting me have this interview today. And I'm really fortunate enough to have this interview today with you. पहली बात तो मैंने अपना इंटरव्यू करियर स्टार्ट किया था by seeing you and your interviews. And I'm really fortunate enough today to have this, to know the man behind the camera, who has given opportunities to so many athletes and has given a platform for the athletes. So I want to start off this interview just by asking you about like your early life. Like आपका स्कूल डे कैसा था, आपका कॉलेज डेज, what was the thing you studied at? All right, Souvik, first of all, thank you so much. I think ये वाला इंटरव्यू या पॉडकास्ट, हम इसको जो भी बोलना चाहें, कॉन्वर्जेशन is very 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 special for me because for me this is first. ऐसे इनफॉर्मल लोगों ने पूछा है कि आप क्या करते हैं वगैरह वगैरह, अपने बारे में बताएं। जो मेरे कुछ खास लोग हैं फिटनेस बॉडी, उनको पता भी है, बट ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दिस इज द फर्स्ट इन माय लाइफ टाइम, सो आई थिंक दिस वन इज वेरी स्पेशल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आई थिंक मुझे भी किसी ने इंस्पायर किया ही होगा, मैंने आपको इंस्पायर किया है और इसको आप करते होंगे आज भी। तो या, सो आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो आपने पूछा कि माय अर्ली लाइफ ना, ओके, सो I belong to very normal family. मतलब my hometown is Meerut. मतलब my home is Meerut. Meerut is in Western UP. एक छोटा सा शहर है. While I was growing up, I was just average, slightly above average in studies. Rockstar नहीं था. No exposure to sports, zero exposure to fitness. Born and brought up एक मारवाड़ी परिवार में, जहाँ पे धंधा ही धंधा होता है। मतलब parents are all father about business, father and uncle. ना लोग समझ को पढ़ाई वगैरह में, ग्रोथ में ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, ना उनको बच्चों की पढ़ाई वगैरह में, ग्रोथ में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बिकॉज दे यूजुअली बिजनेस। तो मदर्स ही पालती हैं, मदर्स ही बड़ा करती हैं। तो आई वाज लार्जली बोर्न एंड ब्रॉट अप काइंड ऑफ अ जॉइंट फैमिली एनवायरनमेंट। 12th तक तो सौविक मैंने कभी जीन्स भी नहीं पहनी थी या टी शर्ट भी नहीं पहनी थी, बिकॉज वो तो बड़े शहरों के बच्चों के लिए होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट I was born in 1983, so I'm talking about 1980 वाला, so I'm का टाइम वगैरह वाला, so I'm that kind of a kid. धीरे धीरे सीखा कि life is beyond a certain city. तो मैं लेकिन अपने परिवार वालों की तरह I didn't want to do a business. मेरे को कुछ अलग करना था। बचपन से ही मेरा दिमाग बहुत ही आर्टिस्टिक और क्रिएटिव था, और इसीलिए I wanted to do कुछ क्रिएटिव। तो मैंने होटल मैनेजमेंट के एग्जाम्स दिए थे, फैशन के एग्जाम्स दिए थे, तो आई गॉट थ्रू बोथ। तो मैंने चूज किया था NIFT, इफ्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली, हौस खास में है। और उसी टाइम कुछ कुछ होता है मूवी आई थी, तो कुछ कुछ होता है बहुत ही ब्यूटीफुल थी। कॉलेज लाइफ वाज सो कलरफुल एंड इट वाज वेरी इमेजिनेटिव कि इंडिया में ऐसा भी हो सकता है, लाइक वाओ, सो कूल। जब मैं निफ्ट के कैंपस में पहली बार गया था, साइड पार्टिंग, मोटा सा चश्मा और शर्ट पैंट, एक बहुत ही लूज शर्ट, बहुत ही लूज पैंट पहन के, तो मैं ऐसे, वो बच्चे नहीं जाते हैं, वो गांव से में जाते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो आई वाज लाइक दैट। तो आई वाज अमेज्ड कि ऐसा भी हो सकता है क्या जिंदगी में, और मैं अब तो मुझे यहीं जाना है। आई हैड नो आइडिया, नो एक्सपोजर टू फैशन और लिविंग इन दिल्ली फॉर दैट मैटर। मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मैं चला गया दिल्ली रहने। मैं पढ़ ले, तुझे को जो करना कर ले, दे सपोर्टेड मी, और मैं चला गया पढ़ने। फिर मैं गांधीनगर गया पढ़ने। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। तो 3 साल मैं वहाँ रहा। उसके बाद माई जॉब स्टार्टेड, बॉम्बे वाज माई फर्स्ट जॉब। आई वर्कड विद गीतांजलि जूल्स, देन आई वर्कड विद रिलायंस रिटेल इन बैंगलोर फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। उसके बाद मैंने 2011 में पेपरफ्राई ज्वाइन की, pepperfry.com, वापस बॉम्बे में। उसके बाद 2012 में मैं दिल्ली आ गया, जब ई-कॉमर्स बढ़ रहा था। तो आई वर्क विद स्नैपडील, तब से मैं आज तक स्नैपडील में हूँ पिछले 9 साल। सो आई एम बीच में मैंने MBA भी कर लिया था अपना, तो मैं थ्रू एंड थ्रू बिजनेस, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस गाय।
बट फिटनेस हैपेंड टू मी बाय चांस, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को बचपन से बस ये लगता था कि यार ये सुंदर सुंदर लोग कैसे होते हैं ना, मतलब भगवान इतना कितना इन पे वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, कितना ध्यान रखा होगा भगवान ने इनका, या कितनी रहमत है इन पे भगवान की कि भगवान ने इनको सुंदर बनाया और हम बच्चों को तो कितना अगली बनाया, मतलब कोई तरफ देखता भी नहीं है। तो जब मैं बड़ा हूंगा ना तो मेरे को सुंदर बनना है एक चीज मुझे ये, तो आई थिंक या दैट्स व्हाई फिटनेस। जब मैं पहली बार जिम गया था तो मेरे से 2.5 किलो का डंबल नहीं उठ रहा था। दिस वाज अबाउट 8 years ago। मेरे से 2.5 किलो का डंबल नहीं उठ रहा था और मेरे ट्रेन में कोशिश कर रहा हूँ, छुप के कोशिश कर रहा हूँ, कोने में जाके कोशिश कर रहा हूँ, बहुत डर है मुझे। और ट्रेनर ने मेरे को बोला दिस इज इन साउथ दिल्ली, जिम कैसे है, द्रोणाचार्य जिम नहीं, भूपेंद्र सर वाला नहीं, और चेन है साउथ दिल्ली में, वहाँ पे साउथ दिल्ली कालका जी का जिम था। मैं वहाँ गया था और वहाँ के ट्रेनर ने मुझे बोला तुमसे 2.5 किलो का नहीं उठ रहा और नहीं उठेगा जब तक तुम प्रोटीन नहीं लोगे। तो मैं डर गया और उसके बाद मैंने 2 साल तक जिम का मुंह नहीं देखा, मैं इतना डर गया। लेकिन फिर धीरे धीरे फिटनेस इंडस्ट्री में आया तो भाई फिर तो शेरों के बीच में रहना है तो थोड़ा बहुत तो खुद भी शेर बनना ही पड़ेगा। तो सर वहाँ से कि आपने 8 साल पहले अपने फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था, सो ये जो एक थॉट था कि आई विल डू समथिंग, आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे बिफोर यू गॉट इनटू दिस इंटरव्यू? करता हूँ, स्टिल डू, यस। सो where did this thought come कि मैं ये स्टार्ट करूँ, ये ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज? मसल इंडिया डॉग्स था पहले शायद, अभी भी है, yes, so these are 2 channels. So where did this thought and vision came, like मुझे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है फॉर द एथलीट्स? मेरे को ना ये रियलाइज हो गया था अर्ली लाइफ में। एक फॉर्चुनेट चीज आई थिंक भगवान ने मेरे को ये दी है कि मुझे कुछ साल आगे का दिखता है अपने लिए, दुनिया के लिए नहीं मैं कह रहा, आई एम नॉट गॉड, बट दिखता है। तो जहां मैंने अपनी एजुकेशन की थी डिजाइन को मैंने शुरुआत के छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे पैसा नहीं है, ग्रोथ नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हो तो आप डिजाइन प्रोफेशन में कहाँ जाओगे, आप हेड ऑफ डिजाइन बन जाओगे, आप सीईओ या प्रेसिडेंट कभी नहीं बनोगे। कोई डिजाइन भी प्रेसिडेंट या सीईओ नहीं होता अनलेस उसने अपनी कंपनी खोली हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बहुत अर्ली में करियर में डिजाइन छोड़ने का डिसाइड किया था, मैं रिटेल में चला गया था। फिर मैंने रिटेल छोड़ने का डिसाइड किया था कि लोग आजकल मोबाइल फोन से कपड़े खरीद, ये कैसे पॉसिबल है, मोबाइल फोन से कपड़े कोई कैसे खरीद सकता है। मैं 10-11 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और तब मैंने अपना रिटेल का अच्छा खासा जॉब छोड़ के मैं ई कॉमर्स के स्टार्टअप में गया था, उस ऑफिस में जिसमें ऑफिस भी नहीं था, होटल में बैठ के, pepperfry.com का ऑफिस भी नहीं था, हम तो रेस्टोरेंट्स में बैठ के काम करते थे अलग अलग जगह पे। और तब से मैं ई कॉमर्स में ही हूँ। तो मेरे को ये विजन आने लगा था कि ऑफिस में काम करके ना आपको सिर्फ ऑफिस का दायरा जानता है, और मेरे अंदर चाह थी कि एक तो मुझे लोग जाने, और एक अगर मैं कुछ ऐसा जेन्युइनली कर सकता हूँ लोगों के लिए, अपनी मार्केटिंग स्किल्स को, अपने प्रोफेशनल करियर को, अपने सेविंग्स को इस्तेमाल करके मैं लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे उनको इतनी सी भी मदद मिल जाए, तो आई थिंक मुझे बहुत खुशी होगी। ये 2 चीजें थी जिससे मेरे को लगा कि देखो ना क्या होता है कि जब एक ऑफिस की 4 दीवारी है, राइट, बिल्डिंग है प्यारी सी, ऑफिस से बाहर निकले, एक जो बॉस है और जो एक पियून है, वो दोनों ऑटो ऐसे करके ही बोलेंगे ऑटो वाले को जब रोकेंगे। तो जो ओहदा है वो आपका नहीं है कभी भी ऑफिस में, वो आपकी डेजिग्नेशन का है, राइट। उस बाद आप और पियून और सब कोई एक समान है ना। तो मुझे लगा कि जिस दिन ये ऑफिस, अगर भगवान ना करे जिस दिन ये ऑफिस बंद, तो उस दिन तो मैं बंद, मेरा क्या है इसमें, हाँ, बस थोड़े पैसे की सेविंग्स, इसमें मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं है ना, मेरा कुछ करना था। दैट ट्रिगर्ड कि कुछ करना है। अब फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग कहाँ से आया, सब कुछ चांस है। मुझे लगता है दरवाजे हैं लाइफ में, दरवाजे खुलते बंद होते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे 100 और आपको बस देखना होता है कि कौन सा दरवाजा कब खुल रहा है और मेरे लिए कौन सा सही है। मेरी लाइफ में सब कुछ अनप्लान्ड ही रहा है, और जो प्लान्ड रहा है वो उसने कभी काम नहीं किया लार्जली, और जो भी अनप्लान्ड रहा है और मैंने कहा ओके लेट मी टेक अ रिस्क, it has almost always been successful for me। तो फिटनेस का भी ऐसा ही था। मैंने आपको पहले से बताया कि even when I was a teenage, मेरे अंदर ये फियर था कि यार तू कितना अगली है, कितना झल्ला है, तेरे से कोई बात भी नहीं करना चाहता। और कॉलेज में भी ऐसी चीजें होती थी, जब
कुछ लड़कियां मेरे को भगा देती थी या कुछ ऐसा कुछ होता था, तो मेरे को बड़ा दुख होता था कि यार लड़कियां ऐसे नहीं, मैं लाइन मारने जा रहा था, दिल्ली की लड़कियां, मैं मेरठ का एक बेवकूफ सा अगली लुकिंग बच्चा था और वो दिल्ली की बेब्स थी। साथ में लंच टेबल पे बैठने पे भी उनको लगता था कि ये इसको किसने बैठा दिया है, ऐसी बातें बोल देते थे वो लोग, और उनको इतनी सेंसिटिविटी भी नहीं थी कि किसी को हर्ट कर सकती है। तो मेरे को लगता था कि मैं कौन ही हूँ, मतलब क्या ही हूँ मैं, मतलब है ना। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एटलीस्ट बेटर लुकिंग। तो wanting to look better, wanting to do something outside of office which I can call mine, चाहे कितना ही छोटा, लेकिन ये मेरा है, मैंने बनाया है, मेरा है। हाँ, I think these 2-3 things push me to do something. Now I'll tell you कि fitness कैसे आया। I used to live in South Delhi. मैं कालका जी, मैं मैं CR पार्क में रहता। CR पार्क में काफी बड़ा मंदिर है, आपको तो पता ही होगा। तो मैं CR पार्क में रहता था। डू यू नो दिल्ली? दिल्ली का थोड़ा थोड़ा पता है। दिल्ली का जो सबसे बड़ा बंगाली एरिया है उसको CR पार्क बोलते हैं, चित्तरंजन पार्क। वहीं पे सबसे बड़ा दुर्गा पूजा वगैरह सब कुछ होता है। तो मैं वहां रहता था और एक दिन मैंने वहां पे एक गली में एक पोस्टर लगा देखा कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। मैंने बोला देख के आता हूँ क्या है। 2013-14 तो मैंने बोला देख के आता हूँ चक्कर क्या है, मतलब ऐसे क्या है ये, मतलब मैं ठीक है मूवीज में देखा है, कभी कभी वीडियो शेडियो में देखा है, एंड दैट इज नॉट द टाइम यूट्यूब ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह थे, पॉपुलर थे, ऐसा नहीं है। मोबाइल फोन्स भी इतने स्मार्ट तो नहीं थे तब, लेकिन बेटर होने शुरू, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं देखने गया एंड आई वाज अपॉल्ड, ये क्या है, मतलब बहुत सारे अलग अलग सोच मेरे दिमाग में है कि कैसे लोग हैं, इनको शर्म नहीं आ रही कि इन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं, इन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, इनकी बॉडी क्या है, रियल है या इन्होंने अपने शरीर के ऊपर कुछ और पहना हुआ है कि इतने ऐसे गोल मटोल लग रहे हैं। और थोड़ा डर भी लगा। हाँ, एक पतला सा लड़का, मैच्योर बट पतला सा लड़का, अगर ऐसे बहुत सारे बॉडी दाढ़ी मूछ वाले बॉडी बिल्डर और उनके दोस्त जिनको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब एक नॉर्मल सिविलियन जिसको इन लोगों के हार्ट, इनके दिल और जिसको इनका नहीं पता, उनको लगेगा तो सारे गुंडे टाइप लोग हैं, मार देंगे। हाँ, उनके बीच में जाना मेरे लिए थोड़ा सा स्कैरी था, बट आई वाज नेवर स्कैर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो मैं गया वहां पे, मैंने देखा, मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा कि ये व्हाई हाउ, मतलब हो क्या रहा है। उसके बाद मैं कुछ और चैंपियनशिप्स में मैंने जाना शुरू किया दिल्ली में। DBBA है, दिल्ली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, जिसके हेड हैं भूपेंद्र शर्मा जी। मैंने उनकी कुछ चैंपियनशिप्स में जाना शुरू किया। मैं बस कैमरा लेके जाता था, फोटोज वोटोज क्लिक करता था, जिसके लिए कुछ पुराने लोग आज भी जब मेरे ऊपर वार करना चाहते हैं तो वो ये कह के वार करते हैं कि अरे ये तो फोटोग्राफर है, इसको क्या पता। हाँ, बट वो उन लोगों को जेलसी है इस बात की कि जो काम वो पिछले 20 साल में नहीं कर पाए वो इसने 5 साल में कैसे कर लिया। सो आई अंडरस्टैंड देयर जेलसी एंड इट्स ओके, हर किसी को राइट है जेलस होके क्रिटिसाइज करने का, बट कोई बात नहीं। तो मैं फोटोग्राफी करता था और वो बहुत अर्ली टाइम था। उस टाइम फिटनेस बॉडी बिल्डिंग को कोई पहचान नहीं थी, कोई फोटोग्राफ नहीं क्लिक करता था, कोई उनको सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि तो अर्ली इयर्स में 2014, 15, 16 मैंने सिर्फ इवेंट्स में जा जाके फोटोग्राफी की है। लेकिन धीरे धीरे उन फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स ने थोड़ा देखना शुरू किया कि यार ये बॉडी बिल्डर नहीं है, ये कोई ऐसे सड़क चलता भी नहीं है, देखने से प्रेजेंटेबल है, ठीक ठाक लग रहा है, अच्छे कपड़े पहन के आता है, कैमरा अच्छा है कौन। तो जो फेडरेशन प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने अपने पास बिठाना शुरू किया, और इस चीज का सबसे बड़ा क्रेडिट मैं भूपेंद्र शर्मा जी को ही देता हूँ, जो DBBA के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने जजिंग सीट में अपने बराबर में बिठाना शुरू किया मुझे। उन्होंने बोला आप यहाँ से करो ना, आप पीछे क्यों खड़े होते हो, यहाँ से करो। एंड दैट्स हाउ मेरे को थोड़ी विजिबिलिटी मिलने लगी। मैं आपके साथ 2-4 फोटो शेयर करूंगा ऑफ अर्ली लाइफ। पहली बार मैं ऐसे इवेंट में था, मेरे कुछ दोस्त भी बन गए थे अच्छे, वो भी आसपास थे, तभी स्टेज पे से अनाउंसमेंट हुआ हम बुलाना चाहेंगे निपुण अग्रवाल जी को कि वो प्लीज स्टेज पर आए। एंड आई वाज लाइक वो लाइक ये क्या हो गया है। एंड आई वेंट देयर एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर माय वर्क ऑन स्टेज। ये 2015 की बात है, मिस्टर दिल्ली चैंपियनशिप की जर्नी वहां से शुरू हुई। सॉ इट अ ब्यूटीफुल वन, आई थिंक अ ग्राउंड ब्रेकिंग वन। और देन उसके बाद पीछे कभी देखा नहीं। ये इवेंट वो इवेंट, बड़े इवेंट, छोटे इवेंट आते गए, लोग आते गए जाते गए, कनेक्शंस बनते गए। बट एक चीज जो हमेशा रही वो ये दैट माय मोटो इज सेम, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। आई मे नॉट बी, मैं हो सकता है मैं बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता था, लेकिन मैं
मेरे अंदर एक इच्छा थी लोगों की मदद करने की, बिकॉज उस टाइम पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा था कि मैं बहुत ही टूट फूट के आ रहा था। तो मुझे मुझे दिखता था कि कोई जो टूटा फूटा होता है वो कितना परेशान होता है, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर ये इच्छा थी कि कीप योर सेल्फ बिजी, कीप योर सेल्फ बिजी, नशे में नहीं पड़ना है, शराब में नहीं पड़ना है, खुद को खो नहीं देना है, कंट्रोल योर सेल्फ, डोंट गेट डिसहार्टेंड विद लाइफ, जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ एंड गेट योर सेल्फ बिजी इनटू समथिंग दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट। देखो सौविक, लाइफ इज अबाउट एक्साइट, तो कुछ ऐसा करे ना जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, कुछ नया डिस्कवर करे ना हर बार, क्यों सेम चीज करके कंफर्ट जोन में जाना। तो कुछ नया करना था, लाइक मुझे पूछना ही पता उसके लिए, इट्स लाइक मेरे को एक नई जिंदगी मिली है तो मैं शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कुछ नया ही करेंगे ना, नया सीखेंगे, दैट्स व्हाई आई गॉट इट। वाह, सो इतना कुछ सीखने को मिला इन दिस फ्यू मिनट्स। सो मैं इस कॉन्वर्सेशन में आना चाहता हूँ कि यू टॉक्ड अबाउट लाइक यू स्टिल वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, so do you think that YouTube is right now like a stable place for to make money, make a career out of it? क्योंकि अगर हम बाहर देखें तो बाहर में अभी जैसे बहुत सारे पॉडकास्टिंग चैनल है, जैसे फुआद अबियाद है और भी बहुत से चैनल है जिनके बॉडी बिल्डिंग करियर अगर मैं बोलूँ तो दे आर नॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग एनी मोर, बट दे आर फोकसिंग ऑन मोर ऑन द बिजनेस साइड। वो लोग यूट्यूब कर रहे हैं। सो यूट्यूब इज यूट्यूब अ स्टेबल प्लेस टू मेक अ करियर राइट नाउ? अगर कोई मतलब बॉडी बिल्डिंग के सिवा भी अगर कोई करियर पे फोकस करना चाहता है। वेरी गुड क्वेश्चन आई थिंक, और ये सवाल मैंने अपने आप से बहुत बार पूछा है और सोचा है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ये बहुत टेम्पटिंग प्लेस जरूर है। पैसा भी मिल रहा है और पॉपुलर भी हो रहे हो और अपने मन की भी कर रहे हो, इससे अच्छी लाइफ क्या हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को लगता है कि बहुत स्ट्रेटेजिक होना बहुत जरूरी है। हजारों लाखों लोगों में 15, 20, 50 लोगों को जानते हैं जो बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, उनका क्या जो 1,90,950 लोग जो नहीं वहां पहुंच पाए, राइट? तो हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। इट्स नॉट अबाउट फिटनेस, फिटनेस एक्चुअली नंबर 4 या 5 पे आता है। सबसे ज्यादा जो आप भी देखते होंगे जो सबसे ज्यादा चलता है वो है एंटरटेन, कॉमेडी। एब्सोल्युटली। कॉमेडी के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आप बहुत सारे प्रैंक वगैरह देखते होंगे वीडियोस में, हाँ, वो सारे प्रैंक फ्रेम्ड होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी जेन्युइन नहीं होता है, तो दे लाइक फिल्म मेकिंग। हाँ, सो किसी को ये समझना पड़ेगा कि अगर उसको यूट्यूब में करियर बनाना है तो अगर उसको जल्दी सक्सेसफुल होना है तो रियल टैलेंट होने के अलावा एंटरटेनमेंट एंड कॉमेडी इज फार बेटर। जैसे मैं घर पे देखता हूँ, मेरी नीस है छोटी सी, वो IUPU करके एक चैनल है, उसमें मम्मी पापा और 2 बच्चे हैं, वो पूरे दिन वीडियोस ही बनाते रहते हैं। आई थिंक दे डोंट डू एनीथिंग एल्स, और उनके कुछ 6-7-8 मिलियन फॉलोअर्स तो हैं, सब्सक्राइबर्स तो हैं, हर वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। आई हैड नो क्लू, अरे ये कौन है, ये पागल हो गए क्या, इनको बच्चों को पढ़ाना नहीं है क्या? नहीं, तो मैं पढ़ते भी होंगे। तो मेरे को लगता है कि टू आंसर योर क्वेश्चन, इज इट अ स्टेबल प्लेस? इट कैन बी if you have real talent. Look at Yashraj Mukhate. Yashraj Mukhate has been making those kind of songs and medleys for I think 6-7 years now. But last year August में he took off, right? अगर आपने देखा यशराज मुखाटे का काम, right? ने दिखा है, इतना वायरल हुआ था, सब जानते। हाँ, तो करेक्ट। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, ये मुखाटे was just some guy, 6,500 सब्सक्राइबर्स थे उनके यूट्यूब पे। उनका वो रसोड़े में कौन था वीडियो वायरल हुआ। वो क्यों हुआ? उसको संबित पात्रा ने एक जगह कोट किया, 2-4 सेलिब्रिटीज ने शेयर किया, और वो वीडियो था अच्छा, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो, और उससे ही टुक ऑफ। आई थिंक 8 अगस्त को उनके 6,500 सब्सक्राइबर्स थे, 28 अगस्त को ही हैड क्रॉस्ड 1 मिलियन। ओके, लाइक बाय सलोनी गौर कॉमेडियन है, आपने देखा होगा। शी वॉज नोबडी। लास्ट ईयर लॉकडाउन में उनकी बीबी करके के वाली वीडियोस आनी शुरू हुई। कंगना रनौत की एक्टिंग करती थी ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे, उनकी वीडियोस आनी शुरू हुई। बाय दिसंबर शी हैड साइंड अप अ डील विद Amazon Prime फॉर हर ओन टीवी शो। ओके, तो रियल टैलेंट है आपके अंदर, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के एरिया में आना चाहते हैं और कंसिस्टेंटली करना चाहते हैं, तो इट्स गुड। YouTube एक ऐसी जगह है जहां पे आपको लगता है कि मेरा कंटेंट यूनिक है और इसको लोग देखेंगे, से घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एंड YouTube इज वेरी डिफिकल्ट। इंस्टाग्राम, फेसबुक सब आसान है, YouTube इज वेरी डिफिकल्ट। तो
वीडियो की क्वालिटी क्या है, कंटेंट क्या है, उसको करते कैसे रहे, रेपिटेटिव ना बनाए, और लोग नहीं भी देख रहे तो भी करते रहे, और लोगों को देखते रहे कि why is somebody popular, why is somebody not popular, what is it wrong that I am doing. मैंने भी अपनी जर्नी में बहुत गलतियां की हैं, I'll tell you about them, but I think ये बहुत जरूरी है. YouTube can be a career, but after आपने काफी सालों का स्लॉग कर लिया है और आपके पास रियल टैलेंट है तो, अदरवाइज नहीं. फिटनेस में भी आप देखो, आजकल 20-21 साल के यश शर्मा हैं और सौरभ सिंघा हैं, फिट माइंड्स, आई थिंक ऐसे 4-5 लोग हैं, कोलैबोरेटिवली वीडियो बनाते रहते हैं. दे हैव ग्रोन टुगेदर अ लॉट, उनके बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बेस हैं, वीडियोस बहुत अच्छे आते हैं. इनफैक्ट यश के तो वीडियो क्वालिटीज बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे को लगता है कि उसने प्रोफेशनल टीम हायर की हुई है, जो कि है आई थिंक. और मैं एस्पायर करता हूँ कि मुझे भी ऐसे ब्यूटीफुल वीडियोस बनाने हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम टू फाइंड अ टीम फॉर दैट काइंड ऑफ कंटेंट. तो इट कैन बी अ सक्सेसफुल ऑप्शन, बट आई फील इट कैन नॉट बी द ओनली ऑप्शन. इट नीड्स टू स्टार्ट एज अ साइड ऑप्शन. सबसे बड़ी बात है, जब अपने यश शर्मा की बात की, आई हैव सीन हिज वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. So the smart thing about him is he's a fitness influencer who is doing a lot of things. He's not only on YouTube, he has a side business. He's doing his own his own क्या बोलते हैं उसको, जिम इक्विपमेंट लाइन, ये सब है. So it's like doing a lot of things. So लोगों का दिमाग ना ऐसा रहता है कि YouTube कर लिया तो सब हो गया, but YouTube में सब कुछ नहीं है. साइड बिजनेस भी एक चीज़ होता है. So सर ये भी एक बात है कि लाइक आई विल गेट ऑन दिस पॉइंट एट फर्स्ट कि लाइक आपकी YouTube जर्नी में व्हाट वर द सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट यू फेस्ड? ओके, उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा जो पिछले सवाल से रिलेटेड है. वो ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आप अपनी लाइफ की किस जर्नी में हैं बिफोर यू थिंक अबाउट यूट्यूब एज अ फुल करियर. जो बहुत सारे लोगों की हमने अभी बात की, देर यंग, दे बिलो 25, उनके ऊपर लाइफ का प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. इवन इफ दे फेल इट्स ओके, और मे बी दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर पीपल लाइक मी हु स्टम्बल्ड अपॉन यूट्यूब, मेरा कोई प्लान थोड़ी था. ऐसे इंटरव्यू ले लिया किसी दिन, सब ले रहे हैं मैं भी ले लेता हूँ, ऐसे करके चालू हुआ था. It was not planned at all. At the age of 34, right? It's way different from somebody who's wanting to 19. Right. Practically half the age, right? तो है कि जिसको भी करना है ना, वो अब ये देख ले कि उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. यू कांट बी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को तो यूट्यूब पे स्टार बनना है, हो जाएंगे, बीवी बच्चे पल जाएंगे, 2 बच्चे मेरे, स्कूल की फीस ही तो जानी है, देख लूंगा, बस मुझे तो बस ये करना है. ऐसा ना करें तो बेटर है. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, आपने पूछा था कि डिफिकल्टीज क्या आई. मैं पहली बार किसी को बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी पोटेंशियल मिस्टेक्स बताता हूँ. मेरा कोई गॉडफादर तो था नहीं यूट्यूब में, certainly not from my family, certainly not from my friends, because मेरे सारे फ्रेंड्स तो कॉर्पोरेट करियर वाले हैं. उनको शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज है, उनको स्टार्टअप्स की अच्छी नॉलेज है, उनको बिजनेस की अच्छी नॉलेज है. आज अगर एक टी शर्ट का मैन्युफैक्चरर ढूंढना हो जो हाई क्वालिटी टी शर्ट, ब्रांडेड टी शर्ट मेरे को 250-200 रुपए में बना के दे दे, वो मैं ढूंढ दूंगा. ड्राई फ्रूट्स वाला ढूंढ दूंगा, मेंस ग्रूमिंग बियर्ड ऑयल वाला ढूंढ दूंगा, जूते बनाने वाली फैक्ट्रीज ढूंढ दूंगा, सब ढूंढ दूंगा. But when it comes to YouTube and Instagram corporate world में who has time? Nobody. So I was on my own and like a test tube baby, मैं हर चीज कर के सीख रहा था. I think one of the biggest mistakes that I did and that I regret even today was 3 years ago. मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था. Every month I was getting 16-18,000 subscribers, and this is, I think I started in March. I'm talking about till the month of August. Then a friend recommended to me, you know, वो होता है ना कि जितना मिल रहा है वो कम है. आई थिंक मेरे अंदर वो भूख थोड़ी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी शायद, तो मेरे को लग रहा था ये कम है, ऐसे तो फिर मैं मिलियन कितने टाइम में पहुंचूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाँ, तो मुझे लगता है एक गलती मैंने ये की कि मैंने बीच में अपना काम को रोक के डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की. ओके, मैंने हेल्थ और फिटनेस टिप्स की बात कर दी थी, थोड़ी काफी रिसर्च की थी, लाइक दही के फायदे, पिंपल्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें. समबडी रेकमेंडेड कि बाकी यूट्यूबर्स के वीडियो देखो, उन पे सबसे ज्यादा व्यूज जिस पे हैं उन पे छोटे छोटे वीडियोस बना दो और उनके हैशटैग्स कॉपी कर लो. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स. सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक वाज दैट
ऑब्वियसली मुझे कुछ भी नहीं पता था स्टार्टिंग के टाइम में. देयर वर वीडियोस दैट वर क्रॉसिंग 200,000 व्यूज, देयर वर वीडियोस दैट वर नॉट क्रॉसिंग 2,000 व्यूज. I deleted those videos with lower than 2,000 4,000 views. I should not have deleted. मुझे नहीं पता algorithms कैसे काम करती हैं, और उनके डिलीट होने से जो लिंक बन रहा था SEO का मेरे YouTube चैनल पे, वो कैसे ब्रेक हुआ होगा. बट हाँ, इन दोनों एक्ट्स के बाद जितने मैंने शुरुआत के 4 महीने में सब्सक्राइबर्स या 5 महीने में सब्सक्राइबर्स उठाए थे, उतने मैंने अगले 3 साल में भी नहीं उठाए. ओके, सो I think those are the 2 biggest mistakes. Yet I think मुझे इतना हर्ट बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मेरा एक कॉर्पोरेट करियर है. This was always secondary. And here the idea was not to become popular. मुझे पॉपुलर नहीं बनना था, मुझे पॉपुलर बनाना था. वो पॉपुलर बनेंगे तो मेरे को भी खींच के ऊपर ले जाएंगे ना. इमेजिन छोटे छोटे मैं गुब्बारे हवा में छोड़ रहा हूँ, जब वो गुब्बारे बहुत सारे हो गए और ऊपर जाने लगे और मैंने सारे पकड़े हुए, तो मैं तो अपने आप ऊपर जाने लगूंगा ना. That's we rise by lifting others. That's a motto. तो इसलिए मेरे को लगता है कि मेरे को इस चीज ने बैडली हर्ट नहीं किया. बट अगर किसी का करियर या मेन एस्पिरेशंस लाइफ के यूट्यूब पे बेस्ड हैं, उसके लिए तो डेविस्टेटिंग हो जाएगा. वो कुछ भी कर ले, अब उसका यूट्यूब उठ ही नहीं रहा है, तो उसको अपना कंटेंट छोड़ के मसाले पे जाना ही पड़ेगा. बहुत ज्यादा जो यूट्यूब पे चलता है वो है रोस्ट वीडियोस. लुक एट कैरी मिनाटी, ही इज ऑल अबाउट रोस्टिंग. वो किसी को भी उठाता है, उसके कच्चे फाड़ देता है. इज इट गुड? नो. But the way he does, people like it. And who am I to say he's doing wrong? I'm nobody. He's happy. His audience are happy. He's becoming popular. Great. तो आज भी YouTube में, फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग वीडियोस रोस्ट पे ही बनाते हैं और उनका करियर वैसे ही चलता है. And it's fine. I didn't want to do it. तो I stuck to my path. I think third mistake सौविक मैं एक और बताऊंगा. फोकसिंग ऑन क्वांटिटी अदर देन क्वालिटी. बहुत लोगों ने, बहुत रिसर्च पेपर्स ने मेरे को ये बोला दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. जब मेरे सब्सक्राइबर बेस ऐसे स्काई रॉकेट हो रहे थे, आई यूज्ड टू डू 2 videos a month maximum, but they used to be heartfelt, beautiful, genuine stories. When I started doing no matter what, 1 video a month, 1 video a week, then I had to find people a week जिनकी स्टोरी शायद इतनी इंटेंसिव ना हो, एंड उनकी एडिटिंग में मैं उतना टाइम लगा सकता था. तो मेरे को ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, बिकॉज क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट. लुक एट रोहित खत्री, वो तो आपकी हाइट बढ़वा देते हैं ना 10 दिन, गर्लफ्रेंड भी बढ़वा देते हैं. बट हैट्स ऑफ, ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट. उनका पहले जैसा भी घर था, आज उन्होंने बोलते हैं उन्होंने काफी पॉश घर बना लिया है, व्हाई नॉट. बट ही वाज ऑलवेज कंसिस्टेंट. तो इन चीजों को देख के मेरे को लगता था कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, कि निपुण फटाफट पोस्ट कर. आई थिंक इट डिडंट वर्क फॉर मी, बिकॉज मैं हमेशा से इमोशन पे प्ले कर रहा था. लाइक लेट्स टॉक अबाउट इमोशन, लेट्स टॉक अबाउट हार्ट, लेट मी नॉट टॉक अबाउट डोला कैसे बड़ा करते हैं. आई गॉट इनटू डोला कैसे बड़ा करते हैं, राइट. ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रीजन की एट द एंड ऑफ द डे every story, many stories sort of becoming cry stories, and they were also monotonous. That's why I had to break it. But yes, Souvik, मेरे को लगता है ये 2-3 चीजें जो मेरे लिए harmful रही हैं, मैंने mistakes की हैं, लोगों को नहीं करनी चाहिए. I can relate to your story a lot. Like आपने अभी तक जो स्टोरी बोली है, I think I have faced this point. लेकिन मेरा ऐसा था ना कि like जब मैं शुरू किया था, I had no plan, and then when I started doing this interviews, मेरा जमीन नहीं मान रहा था कि लाइक अगर मैं कुछ करूंगा अभी, मतलब कंसिस्टेंटली अगर वीडियो डालूं, सो हो सकता है कि मेरा क्वालिटी जो मैं अभी डाल रहा हूँ वो बहुत शायद सेक्रीफाइस करे. सो आई डोंट नो, लाइक इट वाज अ फेज ऑफ लाइक एक टाइम पे डिप्रेशन भी था कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, काम कर रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहे हैं. सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स आई थिंक एवरी यूट्यूबर फेसेस एट वन पॉइंट, आई गेस. सो और ऐसा भी है कि मैं भी रिसेंटली किसी से बात कर रहा था who's rather very popular on Instagram and YouTube, और उसने मेरे को बोला कि आप ना चिंता मत करना, ये तो सोशल मीडिया का फेज है, सडनली स्पाइक आएगी और जब आपको लगेगा वाह अब तो मैं ऊपर जा रहा हूँ ऐसी स्पीड पे, अच्छा चलो इतने पर डे हो रहे हैं, इस हिसाब से मैं इस महीने के एंड पे इतना, इस साल के एंड पे इतना, एंड यू मेक योर प्लान्स अकॉर्डिंग टू दैट. बट सोशल मीडिया इज एल्गोरिथम्स, इट्स नॉट वो कुछ नहीं पढ़ रहे, वो सोशल मीडिया एज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म, वो ये देख रहा है एल्गोरिथम में किस तरह का कंटेंट ऊपर जा रहा है, क्या हैशटैग्स के साथ ऊपर जा रहा है, ऐसा और दिखाओ ऑडियंस को, राइट. तो आप ऐसे जा रहे होंगे, सडनली आप ऐसे आ जाओगे, फिर आप ऐसे जाओगे, फिर आप ऐसे आ जाओगे. सो ये वन नीड्स टू लर्न टू मैनेज दैट इमोशन, कि
सक्सेस इज नॉट परमानेंट ऑन सोशल मीडिया. सर ये भी है ना कि लाइक जो बर्डिंग इंटरव्यूअर्स है जो अभी आ रहे हैं यूट्यूब पे आ रहे हैं आपको देख के इंस्पिरेशन लेके, सो व्हाट विल बी सम की पॉइंट्स कि लाइक इस चीज पे फोकस करो इफ यू व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट. लाइक एक तो होगा शायद एक ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू इंटरव्यूज एंड ऑल. सो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप उनको बताना चाहते हो जो आ रहे हैं अपकमिंग, आपको देख के इंस्पिरेशन ले रहे हैं स्टार्टिंग द यूट्यूब करियर. Amazing question and a difficult one, I think. But I think multiple things I feel one should take care of. और ये मैं अपनी गलतियों से बता रहा हूँ. May not be applicable to everyone. So सौविक, मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है. आसपास देखो कि किस तरह का कंटेंट चल रहा है. अगर आपको करियर बनाना है ना, तो मतलब आपको बिजनेस बनाना है. एक डिफरेंस है आर्टिस्ट और डिजाइनर में. दोनों नाम बहुत सिमिलर लगते हैं. आर्टिस्ट अपने लिए काम करते हैं और मुझे पता है क्योंकि मैं उसी दुनिया से आया हूँ. मेरी एजुकेशन वहीं पे थी, राइट, NIFT में. आर्टिस्ट अपने लिए काम करते हैं. डिजाइनर्स आर मोर लाइक प्रोस्टिट्यूट्स. हमको कॉलेज में बोला जाता था दैट यू गाइज आर डिजाइनर्स आर लाइक प्रोस्टिट्यूट्स. क्यों? क्योंकि डिजाइनर्स को वो डिलीवर करना होता है जो उनके क्लाइंट को चाहिए. उनको क्लाइंट को खुश करना पड़ता होता है इररेस्पेक्टिव कि वो क्या करना चाहते हैं खुद. जबकि आर्टिस्ट तो अपने लिए काम करते हैं, वो अपनी एस्थेटिक्स को मेंटेन करते हैं. किसको भी जो पसंद है नहीं पसंद आया फेल लेने गए. तो अगर आपको एज अ करियर बनाना है कंटेंट बन के, यू नीड टू बी अ मिक्स ऑफ आर्टिस्ट एंड डिजाइनर. काफी लोगों ने ट्रैवलॉग्स चालू किए हैं. ट्रैवल करना एक मेरी लाइफ इतनी हो कि मैं पूरे दिन रोज हर हफ्ते ट्रैवल ही करता रहूं, नई नई जगह जाऊं, कैमरे से वीडियो बनाता रहूं और हजारों लोग आए और फिर उसके बाद मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल जाए, कोई फ्लाइट आके होस्ट कर दे, कोई होटल मेरा स्पॉन्सर कर दे. ये ड्रीम लाइफ है, राइट? ऐसी ड्रीम लाइफ है, मिली है. बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ड्रीम लाइफ है, मिली है. बट दे बीन कंसिस्टेंट. फिर उन्होंने अपना करियर छोड़, दे बीन कंसिस्टेंट है. ऐसा नहीं है दैट एनीबडी स्टार्टेड विद इट. आई फील सबने सेकंड लेवल पे चालू किया. तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पता हो, अपना टैलेंट पता हो. ट्रैक शो चालू कर दिया जबकि बीवी बच्चों ने मार रखी है, हाँ, और या फिर मम्मी पापा शादी के लिए पीछे पड़े हैं, या फिर कॉलेज की पढ़ाई है, या फिर फिटनेस का चैनल चालू कर दिया जबकि मेडिकल इश्यूज हैं बॉडी में. तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज इट दैट आई लाइक, व्हाट इज इट दैट आई कैन डिलीवर कंसिस्टेंटली, मैं बार बार दे सकता हूँ. और उससे जनता को क्या मिल रहा है, क्या उन्हें मोटिवेशन मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है. तो ये पता है तो फिर सोशल मीडिया पे कर सकते हैं. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये कि 360 डिग्री स्ट्रैटेजी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बहुत टाइम तक नहीं की थी, बिकॉज इट्स नॉट माय ब्रेड एंड बटर. हॉबी की तरह से कर रहा हूँ, पैशन के लिए कर रहा हूँ. चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं. मतलब दर्द हो रहा है बट इतनी कोई परेशानी नहीं है. घर में खाना बंद नहीं हो रहा, या लग्जरी चीजें बंद नहीं हो रही लाइफ में अगर वीडियोस पे व्यू नहीं आ रहे. बट 360 डिग्री स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और दिस वन यूट्यूब, जो भी कंटेंट डाल रहे हो सारे हैंडल्स हर जगह बनाओ. यू डोंट नो कहाँ से इन तीनों में से कौन सा आपका टूल पिक हो, मीडिया प्लेटफॉर्म पिक हो, हर जगह विजिट्स ड्राइव करने लगे, राइट? तो आई थिंक 360 डिग्री स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है. ऑन द ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेबिलिटी बिट, आई थिंक डेफिनेटली इफ यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, तुम ढेर सारा मेकअप कर सकते हो, थोड़ा सा स्किन शो कर सकते हो. अब जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, एवरीबडी लव्स आई कैंडी, राइट? हम इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं काफी बिल्कुल ही ब्यूटीफुल लड़के भी और लड़कियां भी, दे मेक गुड यूज ऑफ देयर ब्यूटी. आई थिंक अपने भगवान ने जो आपको दिया है उन चीजों का सही इस्तेमाल करना अपने एडवांटेज के लिए, वो भी बहुत, लेकिन उसके ना चाहिए. काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लोगों को पता ही नहीं होता कि वो अट्रैक्टिव है. So I think a bunch of these things, knowing yourself well, knowing your content strategy, 360 degree activation, अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो I think it's a good start. So sir, you have been into bodybuilding for a very long time. So आपने कुछ शोज में जजिंग भी किया है. So you know this world very very nicely. तो ये क्वेश्चन तो हर एक बॉडी बिल्डर से पूछा जाता है, but I want to ask this to you. Politics in bodybuilding, what's your take on it? आई थिंक मैं पहले बहुत क्रिटिकल होता था, लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों में बॉडी बिल्डिंग को बहुत ही क्लोज नजरों से देखा है. क्योंकि पहले तो मैं जजिंग पैनल्स के साथ ही काम करता था, फिर मैं होस्ट करवाने लग गया. जैसे बहुत सारे
बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे नरेश सूर्या है, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट। आई थिंक IHFF को छोड़ के इंडिया के हर बड़े बॉडी बिल्डिंग इवेंट में आई हैव समथिंग और द अदर टू डू। मोस्ट लाइकली आई एम लीडिंग इट फ्रॉम फ्रंट, बट अदरवाइज मैंने काफी क्लोजली देखा है। उसके अलावा बहुत तरह के बॉडी बिल्डर जाते हैं, कुछ मेरे क्लोज हैं, जेन्युइन हैं, बाकी सबको पता है कि थोड़े शाउट आउट्स मिल जाएं या फिर ये फाइनेंशियली कर दें तो थोड़ा आजू बाजू घूम लो, उससे काम हो जाता है। तो वो चीजें मेरे को बहुत बेहतर समझ आ गई हैं। मुझे लगता है पॉलिटिक्स ना हमारी लाइफ का पार्ट है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग, इट्स एवरीवेयर। और पॉलिटिक्स को जन्म हम लोग ही देते हैं। जब किसी चैंपियनशिप में हमें लगता है कि चीटिंग हो रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, तो पॉलिटिक्स का जनक भी बॉडी बिल्डर ही है। या ब्लेम हम फेडरेशन को कर सकते हैं, शो ऑर्गेनाइजर्स को कर सकते हैं, बट जो जहां पे चीटिंग हुई है, जिसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट वो जो जीता है वो बॉडी बिल्डर है, लेकिन कभी भी बॉडी बिल्डर्स को ब्लेम नहीं करते। तो आई थिंक ये तो हैंड इन हैंड है, सबकी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है उस गलत को रोका जाए, क्योंकि तो कोई ना कोई पॉलिटिक्स में कोई ना कोई तो हर्ट होता ही है। हाँ, तो मेरे को लगता है पॉलिटिक्स तो है। देखो, क्रिटिसाइज करना आसान है, मेरे को लगता है खुद की जिम्मेदारी है ना। मतलब कोई ऐसे तो आके, तुम बच्चे नहीं हो, तुमको कोई आके उंगली पकड़ के लेके जाएगा, चल मेरे बॉडी बिल्डर यहाँ से, ये तेरे लिए अच्छी जगह नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजर, ये मैं बॉडी बिल्डर्स को कहना चाहता हूँ, पास्ट में भी कह चुका हूँ, फेस पे मैं फेडरेशंस और ऑर्गेनाइजर्स को भी क्रिटिसाइज कर चुका हूँ, जिसकी वजह से आई हैव सर्टेन हेटर्स एंड दैट्स फाइन, एवरीबॉडी हैज हेटर्स। अगर हेटर्स नहीं है तो प्रॉब्लम है। अगर आई हैव सम elite class haters who I know bitch behind my back, and that's okay. They bitch behind my back because they're behind me, okay, and that's fine. But at least को मैं कहना चाहता हूँ कि कोई फेडरेशन, कोई चैंपियनशिप आपको पकड़ के खींच के नहीं ले जाती कि यहाँ खेल। आप अपने पैरों से चल के जाते हो, आप खुद वेइंग कराते हो, अपनी पॉकेट से निकाल के पैसे देते हो। तो ये जज करना कि क्या ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं, इस चैंपियनशिप की हिस्ट्री क्या है, इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराने वालों की हिस्ट्री क्या है, ये अगर आप वो चेक नहीं करना चाहते और आपने ये सोचा हुआ है कि या तो आप खुद या आपके गुरुजी ने आपको बोला हुआ है कि यार तू रेडी तो है, सारे स्टेज पे चढ़ जा। अब आप पहले 3 स्टेज पे आप फर्स्ट आ गए, चौथे स्टेज पे आप फर्स्ट नहीं आए, आपको तो लगेगा आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी। मैं तो फर्स्ट आता हूँ, और इससे वर्स्ट हो जाएगा वो, जब पिछली 3 चैंपियनशिप में जो टॉप 3 में थे, आपने वो सेम लोग थे, आपने सबको हराया, और ये चौथी चैंपियनशिप में जो हर बार सेकंड आ रहा था वो फर्स्ट आ गए और आप थर्ड आ गए। तो आपकी इतनी बुरी ईगो हर्ट होगी कि आपको लगेगा स्टेज ही तोड़ दूंगा मैं आज। हाँ, तो मेरे को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत हद तक एथलीट की है। ये सिक्के के 2 पहलू हैं, ये ताली 2 हाथ से बज रही है। बहुत सारे ऐसे मैं एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस। इट इज नॉट पॉलिटिक्स इन अ फेडरेशन, आई थिंक इट इज अ पॉलिटिक्स, बट इस पॉलिटिक्स का पार्ट बॉडी बिल्डर और ऑर्गेनाइजर्स इक्वली हैं, और इस पॉलिटिक्स से बचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बॉडी बिल्डर्स और ऑर्गेनाइजर्स को, दोनों को ही है। 2021 के एंड में और 2022 स्टार्टिंग में कुछ चैंपियनशिप्स हुई थी जिनमें बहुत तोड़फोड़ हुई, राजस्थान और दिल्ली में दंगे हो गए उन चैंपियनशिप्स में। ऐसा कहा गया कि वो चैंपियनशिप्स के पीछे प्रोपेगेंडा था। 2021 मतलब दिस ईयर? हाँ, दिस ईयर? हाँ, नहीं, एक लास्ट ईयर में था, लास्ट ईयर दिसंबर में था दिल्ली में, सिल्वर क्लासिक करके, IBBF सिल्वर क्लासिक ऐसे करके। वहां पे बहुत तोड़फोड़ हुई थी। ऐसा कहा गया कि यहाँ पे कुछ लोग आए उससे थे इंटेंशन से कि चैंपियनशिप खराब करनी है। लेकिन जब मैंने और कुछ चीजें मालूम की तो मेरे को और काफी चीजें पता चली कि थोड़ी वो है, मतलब ठीक है, मतलब वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी थोड़ी ठीक नहीं थी। जैसे उन्होंने कुछ चीजें ऐसी रखी हुई थी कि जो हम बेस्ट कोच अवार्ड देंगे, और बेस्ट कोच अवार्ड उसको मिलेगा जो 5 से ज्यादा एथलीट खिलाएगा। अच्छा, मतलब बेस्ट कोच अवार्ड उसको देंगे जो 5 से ज्यादा एथलीट खिलाएगा। वाओ। बट और भी जगह हुआ, मसलमेनिया बैंगलोर बहुत ही खराब शो रहा। उसके पीछे भी रीजन ये थे कि उनके मसलमेनिया के जो हेड हैं यूएस में, उन्होंने डिसाइड किया कि कोई जजिंग पैनल नहीं रखेंगे, ऑनलाइन जजिंग करेंगे। एक इटली, एक यूएसए, कहीं और वीडियो पे बैठ के लोग जज कर रहे हैं, और फिर विजिबली जो दिख रहा है कि ये विनर नहीं और ये विनर, उसको पूरा अलग। कहाँ पे तो ऑर्गेनाइजर्स को, जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स थे, उनके मारपीट की भी बात आ गई थी और वो शो भी बीच में खत्म हुआ।
फिर उसके बाद राजस्थान में भी हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज नाउ मूविंग फ्रॉम क्वालिटी टू क्वांटिटी। आईबीबीएफ आई थिंक इज स्टिल एट द टॉप। मतलब आईबीबीएफ के जो एथलीट्स होते हैं, वो कुछ भी उनका बेचारों का कुछ भी है कि हमें तो जॉब मिल जाएगी, हम तो यहीं से खेलेंगे, हमारी प्राइड है यहाँ पे। येट जो सबसे अच्छे टॉप क्लास एथलीट्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स की बात करूं मैं खास तौर पे, वो आईबीबीएफ में ही मिलते हैं। और उनके स्टेज बहुत अच्छे भी होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज चैंपियनशिप्स होती हैं। वो मैंने सुना है अपने एथलीट्स का ध्यान भी रखते हैं। मैंने आईबीबीएफ के साथ कभी काम नहीं किया। प्राइवेट में आई थिंक शेरू एंड IHFF मनीष गांधी टीम आर डूइंग अमेजिंग जॉब। उसके अलावा तो आई थिंक इट्स जस्ट ऑल क्वांटिटी लार्जली। सूर्या है, क्लासिक है, ऐसे कुछ इवेंट्स हैं जो अच्छे हैं, नए हैं। बॉस क्लासिक है, दीज आर ऑल गुड। बट बाकी तो आई थिंक दैट जस्ट मनी मिंटिंग इवेंट्स नाउ। ना जाना एथलीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि सुबह शाम होने वाले हर चैंपियनशिप में आप चढ़ जाओ, अगर आपको गोल्ड मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो जो ऑर्गेनाइजर है, उसके 3 जिम है, 3 जिम में वो कम से कम 20 लोगों की उसने प्रेप कराई होगी। उनमें से 1-2 को तो वो देगा ही ना। वो आपको लगता है आप ही हर जगह जीत जाओगे, तो वो तो रॉन्ग है। आई नो पॉलिटिक्स भी रॉन्ग है, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी दोनों की है। राइट सर। सो सर, आपके जो इतने साल एक और चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि काफी लोगों को लगता है कि स्पोर्ट है। बॉडी बिल्डिंग आज के टाइम में स्पोर्ट नहीं है, ब्यूटी पैजेंट है। स्पोर्ट ये ऑफिशियली भी नहीं है, क्योंकि ये रिकग्नाइज्ड नहीं है। रिकग्नाइज्ड हो नहीं सकता है बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, इलीगल थिंग्स की तरह है। ये ब्यूटी पैजेंट की तरह है। इट्स अ गुड थिंग। बिकॉज एक ब्यूटी पैजेंट में इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप हमारे ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को देखो, मीराबाई को देखो, और किसी भी ओलंपियन को देखो, दे नॉट ग्लैमरस पीपल। बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस शोज आर ऑल अबाउट ग्लैमर। दे लाइक मिस्टर इंडिया, मिस वर्ल्ड एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? द ग्लैमर इवेंट्स, ब्यूटी पैजेंट्स। तो लोग कंफ्यूज ना हो कि ये एक स्पोर्ट है, खेल है। दूसरी चीज, ये खेल आप सिर्फ अपने लिए खेल रहे हो, बॉडी आप अपने लिए बना रहे हो। तो बनाना ना बनाना ये भी आपके हाथ में है। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, बॉडी बिल्डर ही बन। तो लोगों को इस चीज में भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वो देश के लिए खेल रहे हैं। ये एक स्पोर्ट है, एक गेम स्पिरिट है। द ओनली गेम स्पिरिटेड थिंग दैट कम्स हियर इज दैट कि गोल्ड मेडल एक ही को मिलेगा। बट उस हिसाब से तो एक नर्सरी के बच्चे का स्कूल भी गेम हो गया ना, फिर उसमें भी फर्स्ट तो एक ही आता है, ठीक है? पॉलिटिक्स भी फिर एक गेम हो गया, उसमें भी मिनिस्टर एक ही बनता है, राइट? तो लाइफ का पार्ट है, राइट? तो दैट्स अनदर मैसेज आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो। एब्सोल्युटली। सर, इतने साल का जो करियर है आपका, जो जर्नी का है यूट्यूब पे इंटरव्यू करने का, सो personally, like which was that one interview that affected you a lot, like personally you, that inspired you a lot? Very good question and a very difficult one, I would think. I think मेरे early interviews बहुत beautiful थे। और ये इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है, रियली ज्यादा ही नहीं है, थोड़ा तो है, ज्यादा। It's all about the person. पहले के टाइम में ना इंटरव्यू लेने वाले बहुत कम होते थे, तो जो इंटरव्यू देने वाला होता था ना, खुल के दिल से बात कर पाता था। आजकल तो पीपल वांट टू यूज दिस एज अ टूल फॉर पॉपुलैरिटी। हाँ, इसलिए मैंने बीच में अपने चैनल पे बहुत स्लो डाउन भी किया था, और अभी स्ट्रैटेजी को 2 महीने पहले रिवैम्प भी किया है। हाँ, IFBB प्रो सीरीज चालू की है, मास्टर ट्रेनर कोचेस ऑफ बॉडी बिल्डिंग चालू की। बट इस वाले मेरे बहुत प्यारे थे। मेरे को एक तो नहीं मैं बोलूंगा, वैसे तो जिस बॉडी बिल्डर ने या एथलीट ने मेरे को टाइम दिया है, मैं उनको हमेशा थैंक यू बोलूंगा। उनको लगता है कि निपुण भैया इंटरव्यू कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपना टाइम निकाला है तो मेरे लिए बड़ी बात है। अपनी जर्नी, अपने लाइफ के बारे में खोल के रख देना किसी के सामने, अपने परिवार के बारे में बताना, अपने दिल को खोल के रख देना आसान नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑल वैल्यूएबल टू मी, बट आई थिंक रूपल नंदा है, प्रहलाद सिंह असवाल है। रूपल नंदा वाला आपने देखा होगा अगर वीडियो, तो वो रूपल नंदा का तो था ही नहीं, वो दीपक नंदा का था। और रूपल तो उनके साथ आई थी क्योंकि उनकी वाइफ है। बट हर वीडियो के शुरुआत में आई सिट डाउन विद दोज पीपल फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स एंड टॉक अबाउट थिंग्स, ताकि मुझे उनके बारे में और बेटर पता चले। तो जब ये बात हो रही थी उनके साथ, तब पता लगा कि यहाँ पे तो गेम ही कुछ और है। लाइक इट्स नॉट दीपक, इट्स रूपल। And that's how that video became what it became. And it was, I think, one of the first for Deepak and Rupal. और उसी से, जैसे वो खुद भी कहते हैं, it was the reason for their sudden rise.
वेल डिजर्व्ड राइज आई वुड से। प्रहलाद सिंह असवाल का मेरे पसंद है। ऑफ लेटली बिकी सिंह वाला बहुत मेरे को अच्छा लगा करना, बिकॉज ही वाज सच अ लाइट हार्टेड गाय, बिल्कुल ही कैजुअल, इजी, लॉट ऑफ फन। And then Dr. Rita Jairatwala was very heartfelt. She's such an amazing lady who's fought so many things in life and she's so successful. तो मेरे को ये कुछ एक तो बहुत ज्यादा पसंद है, बट उसके अलावा और भी हैं. But if you ask me what are the top 3, 4, 5, I think these I loved. सर एक और चीज भी थी जो आपने जितने भी इंटरव्यूज किए, so what were some of the most beautiful lessons that you learned from these athletes? नाइस। आई थिंक एक चीज तो क्लियर होती है कि अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, थोड़ा घर से बाहर निकल के देखो, आपको लगेगा आपकी परेशानियां तो है ही नहीं, ना के बराबर है, बहुत छोटी हैं। जब भी मैं इन रॉक स्टार्स से, इन लेजेंड से मिलता हूँ, तो मेरे को लगता है कि यार यू तो ईटिंग इन अ सिल्वर स्पून, इनसे इनकी लाइफ को तो जरा देखो। अगर इनको तुम्हारे जैसी सहूलियत मिल जाए, तुम्हारी जैसी अर्निंग कैपेसिटी मिल जाए, तुम्हारे जैसा टैलेंट मिल जाए, तो तुमसे 50 गुना आगे होंगे। लाइक यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, दे आर नॉट। सबसे कुछ ना कुछ अलग सीखने का है, बट डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है जानना कि खुद के पास जो है, ये मैंने रियलाइज किया कि उसको हमें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। जो लोग आपको इंस्पायर कर रहे हैं, उनके पास तो आपका चौथाई भी नहीं है, 10% भी नहीं है, फिर भी वो आपके लिए इंस्पायरिंग है। जैसे मेरे जिन लोगों को मैं इंटरव्यू करता हूँ, इसीलिए अभी तक मैंने पॉपुलर लोगों को इंटरव्यू बहुत कम किया था, बिकॉज मेरे को फियर होता है कि पॉपुलर लोग यूजुअली विल कम विद अ स्क्रिप्टेड माइंडसेट। जब मैं रॉ सिंपल जेन्युइन लोगों को इंटरव्यू करता हूँ, तो वो अपने दिल से खुल, उनके अंदर इच्छा होती है। जैसे लोविश वाही का रिसेंट एक IBB प्रो सीरीज में था, लोविश ने बिल्कुल खुल के बोला, उसका पहला इंटरव्यू था, वो बच्चों की तरह उछल के बोल रहा था, डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट कंसिस्टेंट मेंस फिजिक एथलीट एवर इन इंडिया। तो मेरे को लगता है ये मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग है कि अपना रियलिटी चेक जरूर रखना चाहिए। अपनी परेशानियों को ऐसा मत सोचो कि तुम तो भैया भगवान ने तुम पे क्या कर दिया और तुम अब डूब जाओगे, मर जाओगे, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आर स्टिल वेरी लकी। आई थिंक आई एम द लकीएस्ट पर्सन, टच वुड, ऑन द प्लैनेट। ये मैं हर बार अपने किसी क्लोज वन से कहता हूँ या खुद से कहता हूँ, आई रियली एम द लकीएस्ट पर्सन। जो भी ड्रीम मैंने देखा, वो भगवान ने हेल्प की मेरे को अचीव करने में। जो मैं आगे भी, मेरे 50-55 साल की उम्र तक के सारे ड्रीम्स मेरे हैं दिमाग में, वो सारे भी फुलफिल होंगे। तो इन लोगों से मैंने यही सीखा है कि परेशानियों का कोई था नहीं होता है, और अपनी परेशानियों के पीछे इतने पागल मत हो जाओ कि आपको लगे कि मैं बड़ी अबला नारी हूं। ऐसा नहीं होता है। Keep looking out, keep awareness on the other people. I think people are suffering a lot more than you, so be happy with your life. सर मैं ये इंटरव्यू एक लास्ट क्वेश्चन के साथ खत्म करना चाहता हूँ. सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बॉडी बिल्डिंग इन इंडिया? I think bodybuilding by every single means has a brilliant and fantastic future, I feel, because पहले तो इंडिया में, मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, मैं फिटनेस की भी बात करूंगा. बॉडी बिल्डिंग इज नॉट फिटनेस, बाय द वे. बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. तो फिटनेस का फ्यूचर बहुत अच्छा है. लुक अराउंड, विल सी सो मेनी पीपल, मोर देन हाफ द पीपल आर ओबीस. ओबेसिटी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है. अनफॉर्चुनेटली उसको हम बीमारी की नजर से देखते भी नहीं. काफी कम्युनिटीज, जैसे मेरी खुद की कम्युनिटी है, बनिया मारवाड़ी कम्युनिटी, उसमें तो मोटे लोगों को मालदार बताया जाता है, एंड इट्स अ साइन ऑफ प्राइड. बायोडेटा में भी, जो शादी के लिए बायोडेटा जाते हैं, उसमें हेल्दी लिखा जाता है मोटे लोगों को, मोटा नहीं लिखा जाता है. तो आई थिंक बहुत सारे और मेंटल डिसऑर्डर्स अब लॉकडाउन की वजह से, और बच्चे पबजी के पीछे पाव की वजह से, और टीम स्पिरिट खत्म होने की वजह से बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं. Anybody who gets into fitness is going to make a lot of money, is going to make a lot of contacts, I feel. Secondly, about bodybuilding, ये ग्लैमर शो बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से बढ़ रहा है इसके पीछे होने वाला अब्यूज. तो अगर कोई बहुत केयरफुली पढ़ा एजुकेशन के साथ इसमें आए और कंटिन्यूसली पढ़ता रहे और आगे बढ़ता रहे, जैसे हमारे कुछ जानने वाले हैं, फॉर देम इट्स ग्रेट. Somebody who thinks कि वायल उतार के इंजेक्शन देते रहो, बॉडी बनवाते रहो चिकन खिला के, it's not great. They're just ruining people's life. आधे तो आजकल मतलब बॉटल का वो स्टिकर भी हटा के दे देते हैं अपना फॉर्मुलेट करके, जो भी हो.
यस फॉर्मुलेट बहुत करते हैं लोग. So sir, thank you so much आपका valuable time देने के लिए and this was a lovely interview like 1 hour. Personally through all the interviews that I have done, I have learned a lot and this was something that मैं जब सुन रहा था ना, I was learning a lot from this. And आज का ये interview, I'm really lucky to have this. And all the links will be down below to Nipun sir's Instagram, YouTube channel and all the other links. So go follow him and interview जरूर check करो क्योंकि his channel has been something that I have been seeing from a very long time and one of the most genuine channels like एक athlete को अगर seriously किसी ने platform दिया है and putting the stories the way it deserves to be given like उनको जो honor मिलना चाहिए तो Nipun sir has been doing that for a very long time so I wanted to do this interview for that one reason. I wanted to know this man behind the camera. So sir, thank you so much for giving your valuable time and letting me have this interview today. थैंक यू सो मच. आई अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड योर आप ये करना चाहते थे पहली, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, दिस इज माय फर्स्ट एवर. तो मैं भी एक बच्चे की तरह ही हूँ उस हिसाब से जो बोलने के लिए आतुर है, हाँ, बताने के लिए थोड़ा उछल रहा है. तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सौविक. यू आर डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी. नॉट जस्ट बिकॉज यू आर सच अ हम्बल सिंपल, लुक एट यू. मतलब आपके चेहरे पे इतनी सिंप्लिसिटी और इतना ठहराव है ना, वो इस उम्र में मैंने बहुत कम लोगों के फेस पे देखा है. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. एंड हम लगभग 1 महीने से बात कर रहे थे. शुरुआत में तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को लग रहा था कि छोड़ना ये है वो है, बट मेरे को लगा कि क्यों, व्हाई, no reason. So let's just do this and let's just do this with all your heart, with all the good intention. And for you, Souvik, I think I totally enjoyed this. Very smart questions. Very rarely people ask smart questions. So I truly appreciate your time and thank you so much. Thank you so much for the words and it means a lot. Like I have learned a lot from you personally in the last few months that I've talked with you and uske pehle bhi while seeing your interviews. It's been an honor to know you. Thank you so much, sir.